हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। आई एम डॉक्टर प्रतिभा शर्मा और सीड साइंस की फाउंडेशन क्लासेस के साथ मैं आ चुकी हूँ आप सबके सामने क्लास नंबर 2 लेकर। सो फर्स्ट क्लास में हमने सीड का डेफिनेशन पढ़ा था, उसके पार्ट्स पढ़े थे, उसको डिटेल में किया था और साथ ही साथ मैंने आपको जो है मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड के बारे में बताया था, कॉटिलिडॉन के बारे में बताया था। उसके क्वेश्चंस आज हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर रहे हैं उसका मतलब आज समझ लेते हैं। तो सीड का मतलब आपने समझ लिया, अब साइंस का मतलब समझिए, टेक्नोलॉजी का मतलब समझिए। सो आज सबसे पहले ऑब्वियसली आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप नए हैं, ताकि ये क्लासेस आपको लगातार डेली बेसिस पर मिलती रहें। साथ ही साथ आपको अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, जहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे अमेजिंग से फीचर्स मिलते हैं। जॉब अलर्ट्स, करंट अफेयर, सब्जेक्ट वाइज क्विजेज, ये सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाता है। अब सीड साइंस में हम सीड की डेफिनेशन कर चुके हैं। बोटैनिकल डेफिनेशन इज मैच्योर राइपेंड ओव्यूल, जिसके अंदर एक रिजर्व फूड होता है, एंडोस्पर्म होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एम्ब्रियो होता है जो एक नया प्लांट बनाता है। बेसिकली कंपोनेंट्स या पार्ट्स ऑफ सीड्स में हमने सीड कोट, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म और कॉटिलिडॉन के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अब सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या होती है इसको समझ लेते हैं। वेट, तो देखो साइंस क्या होता है, विज्ञान क्या होता है। जब ज्ञान को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमारे पास ज्ञान है, उसको जब हम प्रैक्टिकली जो है वो फॉलो करते हैं तो उसे हम साइंस कह देते हैं, है ना। और टेक्नोलॉजी में क्या होता है, टेक्नोलॉजिया में क्या होता है, एक हम नई टेक्निक कोई यूज़ करते हैं। सो सीड साइंस एक ऐसी ब्रांच है बेसिकली एग्रीकल्चर साइंस की ही, क्योंकि जो सीड है वो एग्रीकल्चर में ही क्रॉप्स का बेसिक इनपुट है। तो एग्रीकल्चर साइंस की एक ब्रांच है विच डील्स विद द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, टेस्टिंग, स्टोरेज, क्वालिटी कंट्रोल एंड सर्टिफिकेशन ऑफ द सीड्स। तो सिर्फ प्रोडक्शन नहीं आती है सीड साइंस में, सीड साइंस में डेवलपमेंट कैसे हो रही है सीड की, प्रोडक्शन कैसे हो रही है, उसकी प्रोसेसिंग, है ना, उसको कैसे पैकेजिंग किया जा रहा है, उसको कैसे स्टोर किया जा रहा है, उसकी टेस्टिंग करना कि सही है, वाइबिलिटी है, नहीं है, सब सही है, क्वालिटी कंट्रोल करना और सर्टिफिकेशन देना कि हाँ उस सीड में सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड्स जो हैं दिए हुए हैं, वो सारे स्टैंडर्ड्स यहाँ पर मीट हो रहे हैं, सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कृषि विज्ञान की वह शाखा है जो बीज के विकास, उसके उत्पादन, उसके प्रसंस्करण, उसके परीक्षण, उसके भंडारण, गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रमाणन से संबंधित है। ओके जी, सो ये हो गया सीड साइंस का डेफिनेशन। उसी में हम कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं तो इसको सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोल दिया जाता है। जिन भी टेक्निक्स का इस्तेमाल हम कर रहे हैं सीड प्रोडक्शन के लिए, स्टोरेज, प्रोसेसिंग के लिए, सो ये क्या है, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, अब सीड साइंस की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम सीड साइंस पढ़ेंगे, अगर हमें सीड की साइंस का पता होगा, उसकी डेवलपमेंट का पता होगा, उसके प्रोडक्शन और स्टैंडर्ड्स का पता होगा, तो हम सीड जो कि एक बेसिक और चीपेस्ट इनपुट है एग्रीकल्चर में, उसको अच्छे से लगा सकते हैं। अब सीड ही है जो डिटरमाइन करेगा कि अच्छा सीड होगा तो क्रॉप यील्ड अच्छी होगी, अगर सीड पुअर होगा तो क्रॉप यील्ड यानी पैदावार उतनी ही कम होगी। क्वालिटी और यूनिफॉर्मिटी सब सीड पे डिपेंड करता है, तो सीड की साइंस के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हाई क्वालिटी सीड जो है वो इंक्रीज करता है अप्रॉक्स 15 to 25% ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप अच्छा बीज देखो, जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसान जो है अपने पुराने बचाए हुए सीड्स को ही बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको इतनी ट्रेनिंग्स दी जाती है, उनको कहा जाता है कि तुम जो है वो ऐसा सीड, सर्टिफाइड सीड को यूज़ करो जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो। बेसिकली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ आपको करनी है ना, लेकिन वो कुछ मानते नहीं हैं, कुछ मान लेते हैं। तो कुछ किसान जो है वो सोचते हैं बीज बहुत महंगा है, पुराने ही लगा लेते हैं, फिर उनको पैदावार उतनी नहीं होती है ना। तो फूड सिक्योरिटी का फाउंडेशन है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए असेंशियल है। ठीक है, अगर आप चाहते हो बहुत लंबे समय तक चले तो उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि हम सीड के बारे में सब कुछ जानें। ठीक है, अब एक गुड क्वालिटी सीड क्या होता है। अगर हम बोल रहे हैं कि ये सीड अच्छा है, हमें अच्छा सीड जो है वो यूज़ करना है, क्योंकि अच्छा सीड यूज़ करेंगे तभी फिर अच्छी यील्ड भी आएगी, इंक्रीज़ होगा यील्ड में। तो एक अच्छे गुड क्वालिटी सीड का मतलब है कि उसमें आनुवांशिक शुद्धता होनी चाहिए, जेनेटिकली प्योर होना चाहिए। दैट इज देयर
should not be any pollen mixing during seed production। है ना, आपने कोई सीड प्रोडक्शन आप कर रहे हो और आपने जो है कोई वो आइसोलेशन डिस्टेंस नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, तो कोई भी उसको पॉलिनेट करके जा रहा है। अब वो तो मिक्सिंग हो गई पोलन्स की। तो हो सकता है कि आप पूसा सावनी के बीज लगा रहे हैं और कोई अर्का अनामिका के पोलन छोड़ के चला जाए, तो वो प्रॉब्लम वाली बात है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर जेनेटिकली प्योर होना ज़रूरी है और जेनेटिक प्योरिटी के लिए हम आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं। Isolation distance helps to maintain genetic purity। genetic purity, ठीक है। मान लिया हम जो है वो अर्का अनामिका के बीज लगा रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि पूसा सावनी के बीज या कोई पूसा A4 के बीज हम उन सब से किसी दूरी पे रखें। अब वो दूरी डिसाइड की गई है लिटरेचर्स में। अब जैसे अगर मैं ओकरा की बात कर रही हूँ, तो अगर आप फाउंडेशन सीड लगा रहे हो तो 400 मीटर की दूरी रखनी है बाकी सब वेराइटी से या पॉसिबल कंटेमिनेंट से। और अगर आप सर्टिफाइड सीड बना रहे हो तो आप 200 मीटर की दूरी रखोगे। फिर नेक्स्ट आता है फिजिकल प्योरिटी, यानी भौतिक शुद्धता। तो एक सीड में भौतिक शुद्धता होना भी बहुत ज़रूरी है। दैट इज नो मैकेनिकल एडमिक्सचर, ठीक है। मतलब कोई ब्रोकन सीड नहीं होना चाहिए, अदर सीड, वीड सीड। अगर सीड की मिक्सिंग हो गई बाद में हार्वेस्टिंग के बाद, तो ब्रोकन सीड, इनर्ट मैटर, जो भी कूड़ा कचरा है या बीमारी लगे बीज है, वो सब फिजिकल इम्प्योरिटी को बढ़ाते हैं। तो फिजिकल प्योरिटी का मतलब है कि वहाँ पर कोई भी ब्रोकन सीड नहीं होने चाहिए, कोई भी मैकेनिकल एडमिक्सचर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके उसके बाद जर्मिनेशन परसेंटेज हाई रहनी चाहिए। जर्मिनेशन का मतलब होता है द कैपेसिटी ऑफ अ सीड टू गिव राइज टू अ सीडलिंग, कि आपने किसी बीज को लगाया ज़मीन पे, उसको सारी कंडीशंस दी, सारे उसको ऑप्टिमम कंडीशंस दी, तो वो जो बीज है यहाँ पर वो सीडलिंग बन गया, ठीक है। तो सीड जो है उसकी कितनी ज़्यादा, अगर आपने 100 बीज लगाया है तो 100 बीज में से 50 बीज सीडलिंग बन रहे हैं तो 50% जर्मिनेशन, 70 बन रहे हैं तो 70% जर्मिनेशन। तो जितनी ज़्यादा जर्मिनेशन उतना ज़्यादा बीज अच्छा माना जाएगा, गुड क्वालिटी का माना जाएगा। फ्री फ्रॉम डिजीजेज एंड पेस्ट, ऐसा सीड जो रेजिस्टेंट हो, जिसमें बीमारी ना लगती हो जल्दी, वो पेस्ट ना लगते हो। फिर मॉइस्चर कंटेंट प्रॉपर। अब कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनको नहीं स्टोर करके रखा जा सकता, है ना, उनको सुखाते हैं तो वो मर जाते हैं। तो यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट भी मेंटेन होना चाहिए। गुड विगर, विगर होता है शक्ति, है ना। तो विगर कैसे डिसाइड होता है कि भाई वो हेल्दी है, वो जल्दी जर्मिनेट हो रहा है, उसमें कितनी शक्ति है, तो वो विगर डिसाइड करता है ना। तो ये सब क्या है, क्वालिटी ऑफ अ गुड सीड। अब जो हमने कल पढ़ा था उस सीड साइंस के MCQs हम कर लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपके पास है, अ सीड इज टेक्निकली डिफाइन एज अ। सीड को अगर टेक्निकली डिफाइन करना हो हमें, तो हम क्या बोलेंगे उसको, ए टेक्निकली या हम बोलेंगे बोटैनिकली ना। तो एग्रीकल्चर के अलावा अगर हमें करना हो, है ना, तो बोटैनिकली उसको क्या बोलेंगे, ए मैच्योर ओवरी, बी मैच्योर ओव्यूल, सी राइपन फ्रूट, या डी पार्ट ऑफ अ लीफ। क्या बोलेंगे उसे। बहुत ना आज बहुत ही ज़्यादा अजीब सी गर्मी है इस वाले स्टूडियो में। इसको थोड़ा खोल के रखती हूँ, ह्यूमिडिटी सी हो रही है, ऐसे सफोकेशन हो रही है। चलो अब सही है। सो सीड इज टेक्निकली डिफाइन एज अ, क्या बोलते हैं उसे, मैच्योर राइपन्ड ओव्यूल बोलते हैं। क्या आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अगर हम मैच्योर ओवरी की बात करें तो मैच्योर ओवरी क्या होती है, अगर हम मैच्योर ओवरी की बात करते, परिपक्व अंडाशय की बात करते, तो वो क्या होता, फ्रूट होता। क्या होता, वो फ्रूट होता। लेकिन यहाँ पर क्या बात चल रही है, मैच्योर ओव्यूल की बात चल रही है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, मैच्योर ओव्यूल आ जाएगा, है ना। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटर कवरिंग ऑफ अ सीड इज नोन एज। जो सीड की आउटर कवरिंग होती है उसे क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, ए एंडोस्पर्म,
बी एम्ब्रियो, सी सीड कोट, डी कॉटिलिडॉन? बताओ जल्दी से। ठीक है, यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और आपको मैंने कहा था कि किसमें होते हैं, डाइकॉट जो सीड होता है, जो डाइकॉट सीड होता है उसमें दो टाइप की कवरिंग्स होती हैं, एक टेस्टा होता है और एक टेगमेन होता है। ठीक है, और आई थिंक मैं डायग्राम भी लेकर आई हूँ इसकी। हाँ, ये है जो टेस्टा है, वो कैसी है, वो आउटर सीड कवरिंग है। जो सीड की बाहर वाली कवरिंग होती है, आउटर सीड कवरिंग, उसे टेस्टा कहते हैं। और जो इनर वाली होती है, जो एडिशनल प्रोटेक्शन देती है डाइकॉट सीड्स को, इनर सीड कवरिंग, उसे टेगमेन कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये कौन से सीड्स में होता है, ये देखो, ये क्या है, बीन का सीड है। बीन कैसा होता है, डाइकॉट होता है, जिसके सीड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो ऐसे टूट जाता है दो पार्ट्स में। अगर तोड़ेंगे तो दो में, देखो ये दो में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, सो this portion is cotyledon. Okay, so next question पर चलते हैं। Which part of the seed provides nourishment to the developing embryo? अब कहा गया है इसमें से नरिशमेंट यानी खाना कौन देता है, जो भ्रूण या जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको खाना कौन देता है? आपके ऑप्शंस हैं ए रेडिकल, बी प्लीम्यूल, सी एंडोस्पर्म या डी माइक्रोपाइल। कौन है जो पार्ट है सीड का और एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता है, बताइए। द राइट आंसर इज एंडोस्पर्म। क्या है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है, ट्रिप्लॉइड नेचर का है और वो खाना प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को जब तक वो प्लांट नहीं बन जाता, जब तक वो खुद अपना खाना नहीं बनाने के लिए काबिल हो जाता है। तो प्लांट जो है अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनके पत्ते बनाते हैं खाना, लेकिन उससे पहले उनको जो खाना देता है वो कौन देता है, एंडोस्पर्म देता है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया था, हाइलम और माइक्रोपाइल है ना। चलो आगे। अच्छा, द फादर ऑफ सीड टेस्टिंग इज, सीड टेस्टिंग बीज परीक्षण के जनक कौन माने जाते हैं? ए फ्रिडरिच नोवे, बी ग्रिगर जॉन मेंडल, सी एम.एस. स्वामीनाथन या डी एन.ई. बोरलॉग? तो फादर ऑफ सीड टेस्टिंग कौन है? नोवे, है ना, फ्रेडरिच नोवे। अगर हम मेंडल की बात करें, वो फादर ऑफ जेनेटिक्स भी है और फादर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग भी है। क्या है वो, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी है, फादर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग भी है। अगर हम एम.एस. स्वामीनाथन की बात करें या एनी बोरलॉग की बात करें, तो ये दोनों ही कौन है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है, हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं। और अगर हम एम.एस. स्वामीनाथन की बात करें यहाँ पर, तो वो इंडिया के हैं। मैं इसको ना वो कर देती हूँ, ग्रुप में लगे रहते हैं, नहीं तो ये, वो तो तुम्हारे भले की बात रही है लेकिन अभी क्लास के टाइम पे नहीं। सो वर्ल्ड लेवल पे एनी बोरलॉग है, मतलब फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड एनी बोरलॉग, एंड फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज एम.एस. स्वामीनाथन, है ना। आई होप कि आपको ये पता है। सो ए इज द राइट आंसर। Next is National Seed Corporation was established in which year? So National Seed Corporation इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है सीड प्रोडक्शन क्वालिटी कंट्रोल के लिए। और अगर हम नेशनल सीड कॉरपोरेशन के एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो कौन से ईयर में हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ए 1960, बी 1970, सी 1966 या डी 1963। वेरी गुड, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1963 में हुआ है। किस में हुआ है? 1963 में हुआ है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। इन इंडिया द सीड एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? तो एक सीड एक्ट लागू किया गया था भारत में, जिसके अकॉर्डिंग सब कुछ डिसाइड हुआ था, सेक्शंस बने थे। इस सेक्शन के अंदर ये होना चाहिए, सर्टिफिकेशन ये है, वॉलंटरी है, लेबलिंग कंपलसरी है और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, सो यहाँ पर अगर सीड एक्ट की बात करेंगे तो वो कौन से ईयर में पास हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ए 1963, बी 1966, सी 1969 या डी 1972। सो सीड एक्ट कब पास हुआ है? जल्दी जल्दी से बताओ। 1966
1966 में हुआ है, ठीक है। अगर हम वर्क इन फोर्स बोले कि काम करना कब शुरू कर दिया था इसने, तो 1969 में किया था, लेकिन ये पास हो गया था 1966 में ही, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अगले सवाल पर चलते हैं। मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिक प्योरिटी ऑफ अ वेराइटी इज बेस्ट मेंटेन्ड बाय। अगर आपको जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन करनी है और मॉर्फोलॉजिकल मतलब देखने में सब एक जैसे हों, मॉर्फोलॉजिकल क्या होता है कि उनकी मॉर्फोलॉजी सेम हो, उनकी अपीयरेंस सेम हो, तो अगर आप चाहते हो कि वो देखने में सेम हो और साथ ही साथ उनके अंदर की जो अनुवांशिक शुद्धता है वो भी मेंटेन रखी जाए, तो वो किसकी हेल्प से रखी जाएगी? आपके ऑप्शन है ए थिनिंग, बी इरिगेशन, सी रॉगिंग या डी फर्टिलाइजेशन। तो किससे कर सकते हैं हम? इन सब में से रॉगिंग से, है ना, कि भाई हम क्या करेंगे, जो अच्छे पौधे नहीं हैं या जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको हम पहले ही रिमूव कर देंगे, जो प्योरिटी को बर्बाद कर रहे हैं। तो रॉगिंग करना मतलब रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स। चाहे अब देखो वीडिंग करना होता है वीड्स को रिमूव करना, और वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स। लेकिन इस केस में अनवांटेड प्लांट्स का डेफिनेशन सीड प्रोडक्शन में कुछ और हो जाएगा। अगर आप अर्का अनामिका का पौधा लगा रहे हो और साथ में पूसा सावनी आ गया पौधा, तो वो भी अनवांटेड है उस टाइम पे सीड प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सीड। तो आपने कल ही कंपोनेंट ऑफ सीड पढ़े हैं, कौन सा नहीं है कंपोनेंट, ये आपको बताना है सीड का। ऑप्शन नंबर ए सीड कोट, ऑप्शन नंबर बी एम्ब्रियो, ऑप्शन नंबर सी एंडोस्पर्म या ऑप्शन नंबर डी एंथर। सो एंथर जो है वो फ्लावर का मेल पार्ट है, लेकिन वो सीड का पार्ट नहीं है। इट इज अ मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, एंथर्स, जिसमें से पोलन निकलते हैं, है ना, परागकोश। तो सही आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है द कॉटिलेडॉन ऑफ अ मोनोकॉट सीड इज नोन एज। तो जो मोनोकॉट सीड्स होते हैं उनके अंदर जो एक कॉटिलेडॉन होता है, बेसिकली उसको क्या कहा जाता है? ज़्यादातर सीरियल क्रॉप्स में होता है ये, तो उसे कुछ कहते हैं। ए क्या उसे एपीब्लास्ट कहते हैं, बी क्या स्कूटेलम कहते हैं, सी प्लीम्यूल या रेडिकल। तो हमने प्लीम्यूल तो पढ़ लिया था कि जो एम्ब्रियोनिक जो शूट्स होती हैं वो प्लीम्यूल होता है, जो शूट बनाएंगी, जो पौधे का तना बनाएंगी। जो एम्ब्रियोनिक रूट्स होती हैं, जो एम्ब्रियोनिक रूट्स होती हैं वो रेडिकल होती हैं, है ना। लेकिन जो कॉटिलिडॉन होता है मोनोकॉट सीड का, उसे क्या कहते हैं? उसे स्कूटेलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे स्कूटेलम कहा जाता है, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट्स द प्लीम्यूल इन द मोनोकॉट सीड्स, है ना। तो प्लीम्यूल क्या होता है? व्हाट इज प्लीम्यूल? वही अभी अभी हमने पढ़ा, जो शूट पोर्शन होता है एम्ब्रियो का, तो उसकी एक बीज पत्री या नॉर्मल जो प्लीम्यूल की प्रोटेक्शन करता है, जिसे हम शूट कैप कह रहे थे, वो कौन है? आपके ऑप्शंस है ए कोलियोराइजा, बी स्कूटेलम, सी कोलियोपोटाइल या डी एपीब्लास्ट। तो कोलियोपोटाइल इज द राइट आंसर। कोलियोपोटाइल क्या करता है? वो शूट को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? जो एम्ब्रियोनिक शूट होती है उसको बचा के रखता है, उसकी कैप, उसकी रक्षा करता है। अगला है द स्ट्रक्चर कवरिंग द रेडिकल इन द मोनोकॉट सीड, यानी जो एम्ब्रियोनिक रूट्स होती हैं उसमें जो एक स्ट्रक्चर होता है, जो रूट कैप होती है, जो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, वो कौन सी है? सो ए इज कोलियोपोटाइल, बी इज स्कूटेलम, सी इज एपीब्लास्ट या डी कोलियोराइजा। स्ट्रक्चर कवरिंग द रेडिकल इन मोनोकॉट सीड्स। यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? कोलियोराइजा, है ना। तो कोलियोराइजा प्रोटेक्ट करता है रेडिकल को। अगला है हाइलम इन अ डाइकॉट सीड्स रिप्रेजेंट। डायग्राम भी दिखाइए, जल्दी जल्दी से बताओ कि एक सीड में जो हाइलम होता है उसे क्या कहते हैं? वो क्या होता है? ए एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब होती है उससे, ए पॉइंट ऑफ सीड अटैचमेंट, सी स्कार ऑफ फ्यूनिकुलस या डी माइक्रोपाइलर ओपनिंग। तो हाइलम एक स्कार होता है ना। फ्यूनिकुलस होता है वो स्टॉक जैसी, जहां से, जैसे अगर ये ओवरी है, ये ओव्यूल है, तो ओव्यूल जहां से जुड़ा है, ये स्टॉक जैसी, ठीक है, ये फ्यूनिकुलस है। और ये जब छूट गई फ्यूनिकुलस ओवरी से, तो वहां पर एक धब्बा पड़ गया, वहां पे एक स्कार आ गया। तो स्कार ऑफ फ्यूनिकुलस किसे कहते हैं? हाइलम को। अगला है एल्यूरोन लेयर इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो एल्यूलोन लेयर होती है जहां प्रोटीन होती है, ठीक है, और वो ज्यादातर हमें कहाँ देखने को मिलती है? सीरियल ग्रेन्स में। और ज्यादातर सीरियल ग्रेन्स कैसे होते हैं? मोनोकॉट होते हैं। तो मोनोकॉट्स में पाई जाती है एल्यूरोन लेयर, जो प्रोटीनेशियस होती है, ठीक है।
तो इसको भी याद रख लेना, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोकॉट क्रॉप? अब इनमें से मोनोकॉट कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ए ग्राम, बी पी, सी बीन या डी राइस। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, बाकी ऊपर के 3 लेग्यूम्स हैं और जो लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है वो डाइकॉट होती है। लेग्यूमिनेसी या फेबेसी फैमिली जो है वो डाइकॉट नेचर की होती है। बाकी जो आपके सीरियल्स होते हैं ज़्यादातर, मेज़ हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, वो कैसे होते हैं? वो मोनोकॉट होते हैं। ठीक है, तो राइस कैसा है? वो मोनोकॉट है। कैसा है? मोनोकॉट है। बाकी सारे डाइकॉट है। ठीक है। अब ये जो अनियन है वो कैसा है? अनियन, गार्लिक, लीक, शैलेट, चाइव, वेल्श अनियन, ये सब कैसे हैं? ये सब भी मोनोकॉट है। बनाना भी मोनोकॉट है, डेट पाम भी मोनोकॉट है ना। तो आई होप कि आपने क्लास नंबर 1 देखी होगी और क्लास नंबर 1 में मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था कि तुम मोनोकॉट और डाइकॉट के एग्जाम्पल पढ़ के आना और आपको कमेंट सेक्शन में जो है वो मोनोकॉट के एग्जाम्पल्स भी लिख कर बताने हैं। ठीक है, तो वो कर लेना। इसके अलावा अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमने कहा कि जेनेटिक प्योरिटी को अगर हमें मेंटेन करना है तो हम क्या करेंगे? आइसोलेशन डिस्टेंस रखेंगे। क्या रखेंगे हम? आइसोलेशन डिस्टेंस रखेंगे। तो आइसोलेशन डिस्टेंस अगर मैं बताऊं आपको कि क्या होता है, इट इज अ स्पेसिफिक डिस्टेंस। ये क्या है? एक स्पेसिफिक दूरी है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम पॉसिबल contaminants ड्यूरिंग सीड प्रोडक्शन। जब आप किसी भी वैरायटी का सीड प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको जो भी पॉसिबल कंटेमिनेंट्स लग रहे हो जो उसको दूषित कर सकते हैं, जो उसकी प्योरिटी को खराब कर सकते हैं, जैसे जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, तो पहले आपको ये देखना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ों से आपको दूर रहना है। सोशल मीडिया से दूर रहना है। आजकल बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सोशल मीडिया पे हैं। आप जो है वो फिल्टर्स लगा लो कि आपके यूट्यूब पर जो है वो पढ़ाई वाली चीज़ें ही आए। ठीक है, अगर वो होता है इंस्टाग्राम पे, अगर आप पढ़ाई वाली चीज़ें देख रहे हो तो पढ़ाई वाली आएंगी। अगर आप वो आजकल वो आता है ना, छी 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 रे नोनी छी, बिल्ली वाला देखोगे तो बिल्ली आएगी, कुछ और देखोगे वो आएगा एक्सप्लोर में। ठीक है, तो जो फ़ोन है वो खुद सब कुछ वो करता है, आपके लिए सॉर्ट करता है। तो अगर सोशल मीडिया का सही यूज़ करना है तो करो, नहीं तो बंद कर दो। अगर नहीं खुद पे कंट्रोल है कि पढ़ने की चीज़ें देखने के अलावा आपकी रील्स चल रही हैं इधर उधर वाली, हंस रहे हो खी खाका, तो आप बंद कर दो सोशल मीडिया। ठीक है, तो जो आपकी सिलेक्शन के आड़े आ रहा है उसको आप दूर कर दो। तो यहाँ पर भी जो सीड प्रोडक्शन में प्योरिटी के आड़े आ रहा है उसको हम पॉसिबल कंटेमिनेंट बोलेंगे, उसको हम दूर कर देंगे। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ये भी बताना कि आपका पॉसिबल कंटेमिनेंट कौन है, आपकी पढ़ाई के आगे कौन आ रहा है, क्या चीज़ है? नींद है, वो टीवी है, मूवीज़ हैं, गर्लफ्रेंड है ना, घर वाले हैं। कभी कभी होता है ना, घर वाले पढ़ने बैठे होते हैं और घर वाले बोलते हैं दाल लेकर आ जा, चीनी लेकर आ जा, आज यहाँ चल दे, मुझे वहाँ छोड़ के आ जा। कई बार ये भी होता है ना। तो अगर घर वाले भी हैं तब भी दूर हो जाओ कुछ टाइम के लिए। ठीक है, क्योंकि फिर घर वाले वो नहीं देखेंगे, वो देखेंगे आपका रिजल्ट। फिर वो बोलेंगे तो क्या हो गया, अगर मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ने के लिए बोल दिया था तो तेरी पढ़ाई खराब हो गई, 24 घंटे थे। लेकिन वो एक फ्रेम सेट होता है ना, बना होता है कंटिन्यूटी में पढ़ने के लिए। तो फिर आप देखो कि आपके आड़े कौन आ रहा है और उस तरीके से आगे इम्प्लीमेंट करो चीज़ें। आया समझ में? अब ये जो आइसोलेशन डिस्टेंस होता है, विच इज़ अ स्पेसिफिक डिस्टेंस फ्रॉम पॉसिबल कंटेमिनेंट्स ड्यूरिंग सीड प्रोडक्शन। ठीक है, चाहे वो वीड सीड हो, चाहे वो अदर वेराइटी सीड्स हो, उनसे दूरी बना के रखना। वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा फाउंडेशन सीड में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर फाउंडेशन सीड आप डेवलप कर रहे हो तो हमेशा आइसोलेशन डिस्टेंस ज़्यादा होगा एज कंपैरिजन टू सर्टिफाइड सीड्स। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि फाउंडेशन सीड का जो जेनेटिक प्योरिटी परसेंटेज होता है वो होता है 99.52, सम लिटरेचर में 99.9 तक होता है। और अगर सर्टिफाइड सीड का देखें तो इनका जेनेटिक प्योरिटी परसेंटेज 99% होता है। यानी हमें ज़्यादा प्योरिटी कहाँ पर मेंटेन करनी है? यहाँ पर।
जैसे अगर आप सेमेस्टर एग्जाम्स दे रहे हो तो आपको पता है उसमें आप लास्ट नाइट फाइट करके भी पास हो जाते हो, है ना, तो आप उसके लिए ज़्यादा नहीं पढ़ते हो। लेकिन जब आपको पता है कि भाई अब तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई नहीं बचा रहा, कोई चीटिंग नहीं करवा रहा है, अब ये मेरी लाइफ का सवाल है भाई, है ना, यहाँ तो ऐसा पास फेल वाला नहीं है, क्वालिफाई करना है या रैंक लेके आना है, तो आप उस तरीके से पढ़ोगे। तो आपकी नेसेसिटी के बेसिस पर चीज़ें बदलती हैं, कम ज़्यादा होती हैं, पढ़ाई भी कम ज़्यादा, सिटिंग आवर्स कम ज़्यादा, सिलेबस कम ज़्यादा। तो वैसे ही यहाँ पर है, फाउंडेशन सीड की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है प्योरिटी की, तो उसको आइसोलेशन डिस्टेंस भी ज़्यादा रखना पड़ेगा। यहाँ पे सर्टिफाइड सीड में जो प्योरिटी का परसेंटेज है वो कम है, तो यहाँ पे आइसोलेशन डिस्टेंस भी कम रखना पड़ेगा। अब जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं उनमें जो आइसोलेशन डिस्टेंस है वो कम रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें नेचुरल क्रॉसिंग के चांसेस भी कम हैं, तो आइसोलेशन डिस्टेंस कम रख सकते हो। और जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं उसमें आइसोलेशन डिस्टेंस जो है आपको ज़्यादा रखना पड़ता है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम गार्डन पी मटर का एग्जाम्पल लें तो मटर एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो उसमें फाउंडेशन सीड के लिए दूरी सिर्फ 10 मीटर की रखनी पड़ती है और सर्टिफाइड में 5 मीटर की। वहीं पर अगर हम कोल क्रॉप्स की बात करें तो कोल क्रॉप्स में वो स्ट्रिक्टली मतलब क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं, तो 1600 मीटर रखनी पड़ती है फाउंडेशन में और 1000 मीटर रखनी पड़ती है सर्टिफाइड में। तो आप डिफरेंस देख रहे हो क्रॉस पॉलिनेटेड और सेल्फ पॉलिनेटेड का, ठीक है। अब आपको बताना है कि टोमेटो में कितना डिस्टेंस रखते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस, ठीक है, और इसको पढ़ के आना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम आइसोलेशन डिस्टेंस, प्योरिटी परसेंटेज और स्टैंडर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि फिजिकल प्योरिटी या जर्मिनेशन के कितने स्टैंडर्ड्स होते हैं मोस्टली, ठीक है, और जेनेटिक प्योरिटी के क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस की क्या वैल्यू होती है। ये 3-4 टॉपिक हम हमारी क्लास नंबर 3 में करने वाले हैं। ओके जी, डन। अब इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपको जो है वो तैयारी करनी है प्रॉपर सिलेबस के साथ कि आपको क्लासेस मिले, नोट्स मिले, तो आप adda247.com में जा सकते हो। ऑल कोर्सेज गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में एग्रीकल्चर कैटेगरी में जाना है। एग्रीकल्चर कैटेगरी में जो भी नई वैकेंसीज अभी आई हैं, एग्रीकल्चर में चल रही हैं या हर साल आती हैं, उनके बैचेस आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। जैसे AFO है, हर साल आता है, तो आपको इसके रीसेंट बैचेस लाइव दिख जाएंगे। FCI AG3 से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतने सालों से नहीं है ये वैकेंसी, तो आ जाए, तो इसकी तैयारी भी हम करवा रहे हैं। नाबार्ड है, CUT है, FSO है, तो आपको बहुत सारे मल्टीपल बैचेस मिल जाएंगे। TA है, सुपरवाइजर है, तो आपको अपना बैच देखना है, अपनी वैकेंसी देखनी है कि आप किसको टारगेट कर रहे हो। जैसे अगर AFO को टारगेट कर रहे हो तो उस पर क्लिक कर लो, आपको यहाँ पे बैचेस दिखेंगे। तो ये शिखर 2026 का बैच है, इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब मिलेगा। प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करोगे, जो भी रिसेंट बैच होगा, मोर ऑफर्स पे जाएंगे। यहाँ पर आपको डिस्काउंट कोड जो है वो एंटर करना है, और वो डिस्काउंट कोड है Y781A। अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद आपको जो है इस कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप अभी 2nd और 3rd ईयर में हो या 4th ईयर में हो और आप कंफ्यूज्ड हो कि यार अभी क्या करूं मैं आगे, अभी मुझे नहीं पता है कि मैं AFO ही करूं या साथ में कुछ नाबार्ड भी करूं, IFCO, क्रिप्को का भी एग्जाम दूं, तो अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट करना चाहते हो कि कुछ भी आ जाए पहले, है ना, FCI आ जाए तो FCI का भर दूंगा, AFO आए तो AFO का भर दूंगा, नाबार्ड आए तो नाबार्ड का भर दूंगा, तो अगर थोड़ा थोड़ा सिलेबस डिफरेंस रहता है ना, जैसे कि अगर FCI की बात करें तो मैं आपको उसको में जूलॉजी पढ़ना होता है, AFO में ऐसा नहीं होता है, तो थोड़ा थोड़ा, जैसे नाबार्ड में ESI पढ़ना होता है, AFO में ESI नहीं पढ़ना होता है, तो इस तरीके से आपका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो आपको अगर सभी बैचेस चाहिए जॉब रिलेटेड तो आप महापैक पे एनरोल कर सकते हो। ये महापैक है फॉर ऑल एग्रीकल्चर एग्जाम्स, इसमें टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट भी रहेगा। आपको मोर ऑफर्स पे जाना है और डिस्काउंट कोड एंटर करना है Y781A। अप्लाई करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिख जाएगा। अगर आप बाद में ये रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं तो हो सकता है कि प्राइस थोड़े आगे पीछे हो, ठीक है, वैलिडिटी आगे पीछे हो, तो आप ध्यान से सारी डिटेल्स पढ़ के बैच में एनरोल करिएगा। उस टाइम पे जो भी ऑफर्स चले होंगे, जितना भी डिस्काउंट चला होगा, वो आपको इस कोड से सबसे ज़्यादा जो है वो मिलने वाला है। ओके, डन, क्लियर। सो सीड साइंस की 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, इनके नोट्स बनाते रहो। ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं इनको आप ऐसे बुलेट फॉर्म में लिखते रहो, ठीक है। जैसे अगर मैंने लिखा है हाइलम, माइक्रोपाइल, ऐसे बुलेट फॉर्म में लिखो ताकि आप उसकी रिवीजन कर सको बाद में। सीड साइंस के नोट्स मैं यूट्यूब पर पहली बार फाउंडेशन लेवल पे बनवा रही हूँ। अपनी नोटबुक्स लगा लो सीड साइंस की, बहुत सारे एग्जाम्स में काम आता है।
आया समझ में? बहुत सारे एग्जाम्स में ये काम आने वाला है, तो नोट्स बना लो अपने। एग्रीकल्चर का बेसिक इनपुट, किसी भी क्रॉप को उगाना है तो बेसिक इनपुट होता है सीड। अगर मतलब ऐसा है कि आपको इसका नॉलेज नहीं, तो आप एग्रीकल्चर में मतलब पता नहीं क्या ही कर रहे हो, वैसे हो जाएगा। तो इसका नॉलेज के लिए आपको डेली आना है, कंसिस्टेंट रहना है और नोट्स ज़रूर बनाने हैं। चलिए फिर इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हैव अ वेरी नाइस डे, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, स्टे हैप्पी, बी हैप्पी, कीप हैप्पी, है ना, दूसरों को भी हैप्पी रखना है, और स्टे पॉजिटिव। चलिए बाय बाय।